दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के उन योजनाओं की जिनके दम पर 2024 का चुनाव जीतने की बात मोदी सरकार करती है। और उन योजनाओं का वास्तव में जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और यह हकीकत कहीं न कहीं मोदी सरकार के लिए 2024 चुनाव में एक बहुत बड़ा संकट बनने वाली है। और हम बात करेंगे कैग के उस रिपोर्ट का भी जिसमें भाजपा सरकार के अंदर प्रधानमंत्री आवास में धांधली और अनियमितता की बात कही गई है। और यह भी बताएंगे कि जो प्रधानमंत्री वाराणसी में संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा स्थापित करके दलितों के बीच में अपने आप को दलित हितैषी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और पंजाब के 32% दलित और हरियाणा के 22% दलित वोटरों को साधने में लगे हैं, प्रधानमंत्री आवास को लेकर उन्हीं दलित और वंचितों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। साथ ही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इंडिया गठबंधन दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है और किस प्रकार आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का सीट शेयरिंग का मामला सुलझ चुका है। उसके बाद बात करेंगे कि जिस गुजरात मॉडल को पूरे देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में दिखाया गया और जिस मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, वास्तव में उस गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस प्रकार धराशायी हो गई। और केवल धराशायी ही नहीं हुई बल्कि जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए हॉस्पिटलों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया और साफ साफ बोल दिया कि अगर मोदी सरकार 300 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान हमें नहीं करती है तो हम 26 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक मरीज का दाखिला अस्पताल में नहीं करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि किस प्रकार किसान आंदोलन को फेक वीडियो वायरल करके बदनाम किया जा रहा है और कहीं किसानों को आतंकवादी, कहीं खालिस्तानी और कहीं देशद्रोही कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैग के उस रिपोर्ट की जिसमें साफ साफ बताया गया है कि मध्य प्रदेश के भाजपा शासित राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1500 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को योजना के तहत धनराशि जारी की गई। और द वायर के हवाले से आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश के गरीब, वंचित, SC ST समुदाय को मिलना चाहिए, वह आवास उनके स्थान पर 8000 लोगों में बांट दिया गया। आपको यह भी बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2021 के बीच कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान 26,28,525 घरों को मंजूरी दी गई थी और लाभार्थियों को 24,723 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया था। लेकिन कैग के रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि 10 जिलों के अंतर्गत जिन 2037 लाभार्थियों को आवास बांटे गए उनके पास 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन उपलब्ध थे। और तो और रिपोर्ट में यहां तक बताया गया है कि 64 मामले ऐसे हैं जिसमें एक ही लाभार्थी को 2 बार आवास दिया जा चुका है और 98 मामलों में एक घर वास्तविक लाभार्थी को और दूसरा उसके परिवार के सदस्यों को स्वीकृत कर दिया गया है जिनकी योजना के लिए पहचान ही नहीं की गई थी, अर्थात डुप्लीकेट लाभार्थी को आवास उपलब्ध कराई गई है। आपको यह भी बता दें कि इस योजना में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अल्पसंख्यक समुदायों को लाभार्थी सूची में प्राथमिकता दी जानी थी। लेकिन 60 ग्राम पंचायत का ऑडिट करने वाले कैग ने पाया है कि कुल 18,935 स्वीकृत मामलों में से 8,226 लाभार्थियों को अधिक वंचित लाभार्थियों की जगह प्राथमिकता सूची में तरहीज दी गई। अर्थात जिन गरीब और वंचित 8,226 लाभार्थियों को आवास मिलना चाहिए उनके जगह पर अन्य लोगों को यह आवास बांट दिया गया। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा की गई है कि 53% लोगों को अर्थात 13,18,233 लाभार्थियों को जो पहली किस्त दी जानी थी वह 1 दिन से लेकर 4 साल की देरी से जारी की गई। कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 90 मामलों में नाबालिगों को भी प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया और उनके रिश्तेदारों को भी लाभ दिया गया जिनका नाम इस सूची में था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रधानमंत्री आवास जारी किया जाना था उसमें पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से जारी किया जाना था। लेकिन 25,24,951 घरों में से 12,66,815 अर्थात 50% से ऊपर घर केवल पुरुष लाभार्थियों को आवंटित कर दिया गया है।
अब सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, उन्हीं के कार्यकाल में गरीब, वंचित, SC, ST और अल्पसंख्यकों के स्थान पर किसी अन्य को लाभार्थी बना दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले महिला मुखिया का नारा दिया था और राशन कार्ड पर महिलाओं को प्राथमिकता दी गई थी। इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री आवास संयुक्त रूप से पति पत्नी को मिलना चाहिए, उसमें से आधे से ज्यादा आवास केवल पुरुषों के नाम पर आवंटित क्यों कर दिए गए? क्या इससे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो पाएगी? और दोस्तों, जिस प्रकार एक के बाद एक प्रधानमंत्री की गारंटी धराशायी होती जा रही है, ठीक उसी के विपरीत इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी पार्टी मजबूती से उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से भी सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है, जिसमें दिल्ली के 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि हरियाणा में कांग्रेस 9 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 1 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और क्या जिस प्रकार से पहले बिहार में तेजस्वी यादव के साथ, फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ, फिर बंगाल में ममता बनर्जी के साथ और अब दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो चला है, क्या ऐसा नहीं लगता है कि मोदी सरकार के लिए 2019 के ठीक उलट मामला 2024 में होने वाला है? क्योंकि जिस प्रकार दक्षिण भारत में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है और जिस प्रकार उत्तर भारत के मजबूत क्षेत्रीय दलों का सपोर्ट गठबंधन को मिल रहा है और जिस तरह से आम आदमी का जीवन महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, क्या ऐसी स्थिति में 2024 का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए आसान होगी? इसी के साथ चलिए बात कर लेते हैं गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विषय में। आपको बता दें कि इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि मोदी सरकार द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपए का बकाया किया जा चुका है और अगर इसका भुगतान नहीं किया गया तो हम प्रतीकात्मक विरोध के रूप में 26 से 29 फरवरी तक मरीजों को अपने हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने 13 फरवरी को अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि सरकार ने अब तक पिछले 2 वर्षों से लंबित बकाया का भुगतान नहीं किया है। इसके कारण कई निजी और ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल दिवालिया होने के कगार पर है। संगठन ने यह भी दावा किया है कि इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित अन्य विभिन्न सरकारी अधिकारियों को कई ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। दोस्तों, जो सरकार आयुष्मान योजना से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का डंका पूरे भारत में पीट रही है, अगर वही सरकार बीते 2 वर्षों से इस योजना के तहत बकाया भुगतान नहीं कर पा रही है, वह भी गुजरात में, जिसका मॉडल पूरे देश को परोसा जाता है और जो प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य भी है, तो अन्य राज्यों में इस योजना का क्या हालात होगा इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। और इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी का एक एक गारंटी 2024 के चुनाव के ठीक पहले फेल होती चली जाएगी, तो क्या बीजेपी 2024 का चुनाव किसी भी हालत में जीत पाएगी? और नहीं जीत पाएगी तो प्रधानमंत्री मोदी किस आधार पर 400 पार का नारा दे रहे हैं? अब चलिए बात कर लेते हैं किसान आंदोलन को बदनाम करने वाले उस फेक वीडियो की, जिसमें एक महिला को गुस्से में बोलते हुए दिखाया गया है और कहा गया है कि किसान आंदोलन से पंजाब की आम जनता खुद ही परेशान और नाराज है। लेकिन अल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की और सच को बाहर खोज निकाला तथा यह बताया कि यह वीडियो 6 नवंबर 2022 को पोस्ट किया गया है और यह महिला किसान आंदोलन के विषय में नहीं बल्कि सड़क पर वाहनों की जाम की समस्या को लेकर नाराज है और इस समस्या के विषय में ही बात कर रही है। इंडिया टुडे ने भी उस समय इस न्यूज को प्रकाशित किया था। किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह चुनाव के समय ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं, अर्थात यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि यह लोग विपक्षी दलों के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार बार बार अपने वादे से मुकर रही है तो सरकार के ऊपर दबाव बनाने का सबसे नाजुक समय इलेक्शन का दौर ही होता है और अगर इस समय किसान सरकार के द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं तो क्या यह गलत है? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।